मेडिकल एस्पायर पे। सो प्रॉमिसरी एस्टॉपल की बात करनी है आज हमें। प्रॉमिसरी एस्टॉपल एक डॉक्ट्रिन है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा कभी कभी हमारे प्रॉमिसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। हाँ जी, प्रॉमिसी के राइट्स को समझने की कोशिश करते हैं कैसे। कुछ एग्जांपल्स की बात करूंगा, उससे तुमको फीलिंग आएगी क्या हो रहा है। ठीक है, मान लो कि मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं, ठीक है, एंड देन वेरी नेक्स्ट डे अ पर्सन कम्स टू मी और वो मुझसे कहता है कि सर मैं एक नया कोर्स शुरू करना चाहता हूं आपके यहाँ, और ऐसे ऐसे करके आप ये इक्विपमेंट्स मंगवा लीजिए, इफ यू एग्री। तो ऐसे करके आई प्रॉमिस कि मैं कल से आता हूं और हम लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे। सो व्हाट आई डू इज एज अ प्रिंसिपल मैं इक्विपमेंट्स मंगवा लेता हूं। अभी हमारे बीच कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। बेस्ड ऑन हिज प्रॉमिस मैं सोचता हूँ कि ये बंदा कल अपने आप आएगा ही, देन आई अरेंज दोज थिंग्स एंड मैं उस पर स्पेंड करता हूँ पैसा। मैं इवन कुछ लोगों को और वैसे भी रख लेता हूँ ताकि उन इंस्ट्रूमेंट्स को वो हैंडल कर सके, एंड आई लाइक दैट आइडिया, एज आई लाइक दैट आइडिया वेरी मच। ठीक है, सो इन दैट केस अगर अब वो नहीं आता, वो कहता मेरा मन नहीं है, जाओ तुम जो करना उसको कर लो, सो मेरे पास क्या रेमेडी है? ठीक है, आई हैव एक्टेड ऑन हिज प्रॉमिस, देयर वाज नो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। क्या कर सकता हूं मैं? होल्ड करके रखो आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मेरे एक अंकल है, ठीक है, वो खुराफाती हैं। अब मैं उनके साथ घूम रहा था, ठीक है, अब मैं किसी टॉय शॉप के सामने जाता हूँ और मेरे को कोई बहुत महंगा सा टॉय पसंद आता है और वो बाहर से कहते हैं जा यार ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको एक हफ्ते बाद सारे पैसे दे दूंगा। नाउ इफ माय अंकल सेज कि नहीं, एक हफ्ते मैं जाता हूं, अपने पैसे खर्च करता हूं, उसको चीज को लेता हूं और बाद में उनसे कहता हूं कि अब दीजिए पैसे, एंड ही डिनाइज, तो मेरे पास क्या रेमेडी है? नहीं समझ आ रहा है ना क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा सुनो, एक बात समझने की कोशिश करो कि एक तुमने मैगजीन पढ़ी होगी, उबी जस्ट इबी रिमीडियम, सुना है इस बारे में? इसका मतलब क्या है? वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी। सो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इन लोगों के साथ इनका राइट वायलेट हुआ है, इनके साथ कुछ गलत हुआ है ना? सो इफ राइट इज वायलेटेड तो यानी इनको रेमेडी भी मिलनी चाहिए। हाँ जी, डेफिनेटली मिलेगी। किसके अंतर्गत मिलेगी? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल के अंतर्गत मिलेगी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो कई दफा ऐसा होता है कि पर्सन्स बाउंड होते हैं एक दूसरे से because of the promise which they have done and not because of any contractual agreement. ये केस होता है हमारा promissory estoppel का। So चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि person may become bound by a promise not on the basis of a contract entered into by him with the other party but on the basis of a law of estoppel. और सुनो, मैं कहता हूं कि चलो, मैंने कहा कि तुम सीमेंट वगैरह मंगवा लो और ईंटा मंगवा लो, कल से काम शुरू करते हैं यहाँ पे इस जमीन पे, और मैंने ये चीज की। अब तुमने उस चीज को किसी तरह से मेरे साथ कोई फॉर्मल कॉन्टेक्ट नहीं किया, तुम मेरे इस बात पे एक्ट करते हो, तुमने ये चीजें मंगवा ली, अगले दिन मैं कहता हूं जाओ, नहीं करना, तुमने पैसे खर्च कर दिए, तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम्हारे पास क्या रेमेडी है? ऑन द अदर हैंड मैं तुमसे कहता हूं कि यार ये जो जमीन है ना, मैं सोच रहा हूं कि मैं बेच दूंगा, एंड आई थिंक नोबडी इज बेटर देन यू, मैं तुम्हें ही दूंगा। ठीक है, अब तुम इस थॉट पे, इस प्रॉमिस पे बेस होके तुमने उस जमीन पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाया जो कि जिसमें तुम्हारा पैसा लगा, जिसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लगा, जिसमें तुम्हारा टाइम लगा, और उसके बिहाफ पे तुम एक्ट करते हो। तो क्या किया यहाँ पे तुमने? और एक प्रॉमिस की बिहाफ पे एक्ट किया, तो तुम्हारे पास अब कोई राइट है? अब वो मना कर देता है, वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बेच रहा, जाओ क्या कर लोगे? तो अब तुम्हारा तो इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, so in all these cases the answer is the person will be bound by his promise. उसको अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी फॉलो होगी। जो चीज जैसी होनी चाहिए उसको वैसा होना, वो वैसी ही होगी। यहाँ पे एक पर्सन अगर एक को ऑफर करता है, दूसरा उस ऑफर के अकॉर्डेंस में एक्ट करता है और अपनी पोजीशन जरा सी भी चेंज करता है, ठीक है, तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। ऐसा हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं। और एक केस में कहा गया कि when the position is changed by the offeree to his detriment, तब ये अप्लाई होगा। आगे एक केस आया कुछ समय बाद जिसमें कह दिया गया कि नहीं, डेट्रीमेंट की भी जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नीडेड कि आप ये प्रूव करें दैट यू हैव सफर्ड सम लॉस। You can claim the doctrine of promissory estoppel की normally if you have acted on the basis of the promise। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल पीपल
कि अगेंस्ट में ये कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। जिसके अगेंस्ट में प्रॉमिस था, मतलब प्रॉमिस पे जिसने एक्ट किया उसने कोर्ट के पास वो गया, फिर कोर्ट ने उसका फिर से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा एप्लीकेशन करवाया बेस्ड ऑन दिस डॉक्ट्रिन, ठीक है। इट्स एस्टैब्लिश्ड लॉ। तो अब ये बताओ, अगर ये एक लॉ है तो क्या ये गवर्नमेंट पे अप्लाई होगा? नहीं होना चाहिए। सेम बात मैं भी कह रहा हूं, बट कभी कभी ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी की वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि मे बी बिकॉज ऑफ सम फ्यूचर प्लान, बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, हमको जरूरत पड़ सकती है कि हम अपनी कही हुई बात से मुकरना पड़े, सो वी शुड नॉट बी बाउंड बाय दिस डॉक्ट्रिन। ऐसा गवर्नमेंट ने क्लेम किया, बट द कोर्ट सेड जी नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर आप यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एंग्लो अफगान एजेंसी की बात करें तो इसमें कोर्ट कह देती है कि नहीं जी, आप गवर्नमेंट हो, बने रहो, मेरे को कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको ही प्रॉमिसरी एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन बाइंड करेगी। जी हाँ, कैसे करेगी? आप भी अपने द्वारा दिए गए प्रोमिसेस के ऊपर एक्ट करने के लिए लायबल होगे, ठीक है। आप किसी तरह से डिफरेंट नहीं हो, लॉ है, सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट इज क्लियर। और एक केस आता है जिसमें पूर्णमी ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात है। यहां पे समझने की कोशिश करो। स्टेट ऑफ केरला ने कहा कि अगर फला मान लो 11/4/1969 से उन्होंने कहा कि अगर आप इस डेट से लेके अपनी हमारे कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया कि आप इस जगह पे आके हमारे डेवलपमेंट कीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करिए, और इस जगह पे जो भी आप डेवलपमेंट करेंगे उस पे हम कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। हाँ जी, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। इसी के 5-6-7 महीने बाद गवर्नमेंट ने दूसरा नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जी नहीं, अब कोई बात नहीं, हम टैक्स चार्ज करेंगे आपकी, वो सब बातें, हम उस बात को, अपने नोटिस को हम वापस लेते हैं। समझने की कोशिश करो। यहां पे कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि आपके पास राइट नहीं है अपनी कही बात को इस तरह से वापस लेने का, बिकॉज पीपल हैव एक्टेड ऑन योर प्रॉमिस, पीपल हैव चेंज देयर पोजिशन ऑन योर प्रॉमिस, हैव इन्वेस्टेड ऑन दैट लैंड ऑन योर प्रॉमिस, हैव डन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन योर promise. So now you have to exempt at least those people who have acted between that time period. मतलब कि पहला नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और दूसरा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, इसके बीच में जिन लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज करी आपके प्रॉमिस पे बेस होके, आपको उनके लिए एटलीस्ट ये लायबिलिटी हटानी पड़ेगी कि उन्हें टैक्स देना है, ठीक है। सो दिस वाज हेल्ड इन पूर्णमी ऑयल मिल्स केस, ठीक है। इसमें यही बात आई हमारी किसके थ्रू? प्रॉमिसरी एस्टॉपल की थ्रू, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अप्लाई हुआ। क्लियर है? क्लियर है? अपने कोई दिक्कत नहीं आ रही है? हाँ जी। तो अगर प्रॉमिस ही नहीं है तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल कहां से आएगा? सेम थिंग वाज हेल्ड इन दिस केस। पीसी वाधा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हुआ। यहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ, उनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई, है ना, फिर उनका सिलेक्शन आईपीएस में हो गया। देयर वाज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट ऑफ पंजाब एंड दिस पर्टिकुलर ऑफिसर। तो उन्होंने क्लेम किया वापस किया, आप हमारा पैसा जो हमने आपकी फ्री ट्रेनिंग और एजुकेशन पे खर्च किया वो वापस कीजिए। सो कोर्ट ने कहा कि हाँ जी, आपको वापस करना पड़ेगा। देयर वाज नो सच प्रॉमिस कि हम ऐसा नहीं लेंगे वापस। सो द कोर्ट हैव फेवर्ड फॉर द रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। This was held in this case. Now if I talk about exceptions of promissory estoppel, तो अगर मैं बात कर दूं फ्रॉड हो गया, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, if I said against public policy हो गया, if I said against legislative formulation of rules हो गया, if I say कि अल्ट्रा वायर्स हो गया, मतलब कि जिसके पास कोई पावर ही नहीं है कुछ ऐसा प्रॉमिस करने की, if that particular person promises something, मान लो डीएम कहता है कि मेरे को ऐसी पर्टिकुलर चीज मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा if you do this, और गवर्नमेंट और डीएम के पास ऐसी पावर ही नहीं थी, तो दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑटोमेटिकली बिकम्स वॉइड, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी। सो इस वजह से अगर मैं इन 6 एक्सेप्शंस की बात उठा लूं कि पब्लिक इंटरेस्ट, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, अल्ट्रा वायर्स प्रॉमिस, फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, representation against the law and equity, then they can be said as exceptions to doctrine of promissory estoppel. हाँ जी। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा है तो अपना कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से पूछ लेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, मजे करेंगे।